सुमन पालीवाल, गुड मॉर्निंग। आज बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में आप सबको पता है चारों ओर हरा भरा और एक खुशहाली भरा माहौल होता है, घूमने लायक माहौल होता है। अपन इधर स्टूडियो में सुबह सुबह क्लासें ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा भी संकल्प है, संकल्प आपका भी है। तो सावन भादो सब आते जाते रहेंगे, लेकिन संकल्प पे हमें डटे रहना, मेहनत करनी है अच्छे से। अभी जितना हम बंद लाइफ, कमरे की लाइफ जिएंगे, उतना ही अच्छी हमारी बाद में भी लाइफ होगी। तो इसलिए संघर्ष सतत और लगातार रहना चाहिए। ठीक है, आंधी तूफान बरसात मौसम सारे तत्वों से समत्व भाव होना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आएगा जाएगा, लेकिन हम जो है एक ही दिशा में लगे रहेंगे। ये संकल्प, ये भाव हमारे अंदर होने चाहिए। चलिए, काफ़ी लोग आगे स्टार्ट करते हैं। गर्मी है, यहाँ पर गर्मी है, लेकिन गर्मी के साथ में वो है कि उमस है, तपिश है। देखो, जीवन में जो है ना, बारिश का मज़ा एकदम से, मान लो ठंडी हवा चल रही है, उसके ऊपर बारिश हो जाए, उसका कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, सफलता का मज़ा उसी को है जो मतलब ज़मीन से उठकर आया है, जिसने कुछ नहीं देखा हो, जिसने मेहनत की है, फिर उसने सफलता पाई हो, उस सफलता का मज़ा है। ऐसे ही बारिश का मज़ा तभी है जब हमने तपिश को सहन किया हो। तपिश के बाद में जो बारिश होती है, उसकी खुशी, उसका जो है आनंद कुछ और ही होता है। बिना तपिश के जो बारिश होती है, उसका कोई मज़ा नहीं है, उसका कोई फीलिंग नहीं है, उसकी कोई भावना नहीं है। पहले पूरा शरीर तरबतर होना चाहिए पसीने से, और जब पूरा शरीर तरबतर पसीने से होता है, उसके बाद में जो पानी के छींटे, बरसात के छींटे हमारी जो है शरीर पर लगते हैं, तो उसका एक आनंद, उसकी ऊर्जा, एक एनर्जी, भाव पूरा अलग होता है। वही जो सोने के चम्मच लेके पैदा होते हैं, तो वो तो उनको सफलता जो है उनके कदमों में रख दी जाती है, उनकी झोली में डाल दी जाती है कि हमने ये आपका जो है एक फिक्स मॉडल तैयार कर दिया, आपको बस इसमें सेट होना है। तो उसका मज़ा नहीं है। ठीक है, मज़ा वही है जब हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपनी मंजिल को खुद तय करते हैं, और संघर्ष करते हुए, तपिश के साथ, पसीने की मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो मज़ा कुछ और ही होता है। इसलिए जो है गोपाल, गर्मी का मज़ा है। ठीक है, इसको भी हमें जो है एक पॉजिटिव वे में, या इसको भी हमें एक जो है ना, एक अनुभूति करते हुए लेना चाहिए कि जो है ये तपिश है, तो इस तपिश के बाद में बारिश होगी, क्योंकि बिना तपिश के बारिश नहीं होती है, बिना पसीने के सफलता नहीं मिलती है, बिना रात के सवेरा नहीं होता है। तो रात है, सवेरा जरूर होगा, उस उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, अभी क्लास नहीं ले पाएंगे उपासना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमरे में सांप आ गया था। प्रताप, किसके कमरे में सांप आ गया था? अभी शाम का मौसम है, ठीक है, शाम का भी एक समय आता है, तो अभी शाम का समय चल रहा है, उनको भी तपिश लगती है अंदर, तो वो बाहर निकल कर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल टॉपिक है, छोटा सा, इसको बोलते हैं स्वच्छंद उद्योग या विचलन उद्योग। क्या कहते हैं इसको? ये क्वेश्चन 100% आता है इससे। स्वच्छंद उद्योग, फुटलूज इंडस्ट्री, या इसको हम क्या कहते हैं? विचलन उद्योग। क्लास एंड हो तब तक वापस आ जाना, ठीक है, मुझे निकलना है। स्वच्छंद उद्योग या विचलन उद्योग। ठीक है, विचलन का मतलब है, स्वच्छंद का मतलब है जो किसी प्राकृतिक कहें, या जो कच्चे माल आधारित जो स्थानीयकरण के कारक होते हैं, उससे बंधे नहीं होते हैं। ये क्या है? इसको फुटलूज या हम फ्री इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, जो विशेष कारकों से बंधी नहीं होती है, जिसको मुख्यतः बाजार के पास स्थापित किया जाता है। ठीक है, जिसको मुख्यतः बाजार के पास स्थापित किया जाता है अधिकांशतः, लेकिन ये किन्हीं कारकों से बंधी नहीं होती है। कारक विशेष का प्रभाव इसके ऊपर मतलब नहीं होता है। तो स्थानीयकरण के कारकों से, चाहे पूंजी हो, चाहे श्रम हो, चाहे कच्चा माल हो, इन सारे तत्वों से ये फ्री रहते हैं, इन कारकों में बंधे नहीं होते हैं। सामान्य भाषा में इनको क्या कहते हैं? फुटलूज इंडस्ट्री। इस फुटलूज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो कारक है, पिछले 2 शताब्दियों से हम अगर देखते हैं, 2 या 3 शताब्दियों, विशेषकर हम कहें कि 3 शताब्दी, 91 के बाद में, ठीक है, विशेषकर हम ये कहें कि 91 के बाद में, जब वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण बढ़ा है पूरे विश्व में, उस दौर के बाद में फुटलूज इंडस्ट्री का महत्व बहुत अधिक बढ़ा है, क्योंकि उसके साथ में, आप सभी को पता है, उसके साथ में तकनीकी विकास हुआ है। ठीक है, उसके साथ में तकनीकी विकास हुआ, आईटी के फील्ड में परिवर्तन हुआ है।
तो तकनीकी विकास, आईटी, इन सब की चीज़ों के डेवलपमेंट से फूडलूस इंडस्ट्री का महत्व बढ़ा है, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और इसका सेक्टर बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सामान्य इंडस्ट्री है। इसमें अब पूछा क्या जाता है, जनरली जो है फूडलूस इंडस्ट्री का जो है कथन कारण में इसके विशेषताएं पूछी जाती है या इसके जो है एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसके क्या पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं कि फूडलूस इंडस्ट्री का निम्न में से कौन सा उदाहरण है या नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल बनता है। देख लेते हैं क्या फूडलूस इंडस्ट्री। तो यहाँ पर अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में देखें तो वही चीज़ें हैं। फूडलूस उद्योग एक ऐसा प्रकार का उद्योग है जिसमें मजबूत स्थानीय प्राथमिकता नहीं होती है। ठीक है, स्थानीयकरण के कारक इसके ऊपर लागू नहीं होती है, कोई स्थानीय प्राथमिकता इसके ऊपर लागू नहीं होती। ऐसे उद्योग को हम क्या कहते हैं, फूडलूस इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है प्रवीणा क्या कह रहे हैं, हमारे तो बाढ़ आने वाली है गग्गर में बाढ़ आती है, फोर्ट अब्बास तक पानी जाएगा, पाकिस्तान की फोर्ट अब्बास तक गग्गर नदी का। चलिए, तो मजबूत स्थानीय प्राथमिकता यहाँ पर कुछ नहीं होती है, क्योंकि इनपुट संसाधन और आउटपुट बाजार कई स्थानों पर पाए जा सकते हैं। कुल मिला के फूडलूस इंडस्ट्री के दो फैक्टर होते हैं। एक इनपुट, मतलब जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए जो हमें इनपुट चाहिए उसके कई स्थान होते हैं, वो स्थान विशेष पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो मार्केट है, आउटपुट है, जहाँ पे वितरित करने वाले हैं उसके भी कई तरीके के मार्केट होते हैं। ठीक है, तो उन सारे अनेक मार्केटों की उपस्थिति और अनेक कच्चे माल या अनेक स्थानीयकरण के कारकों की उपस्थिति के कारण से ये जो मार्केट है या जो ये इंडस्ट्री है, ये क्या फ्री रहती है। ठीक है, ये फ्री रहती है। हाँ, ये क्लास अपलोड हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, फूडलूस कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के उद्योगों में स्थानांतरण की संभावना होती है, ट्रांसफर की संभावना होती है। स्थानांतरण का मतलब हुआ कहीं पर भी ये इंडस्ट्री स्थापित की जा सकती है। ठीक है, अगर आगे देखें, यद्यपि स्थानीय कारक फूडलूस उद्योगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ी सी आज पीपीटी का जो है ये फॉन्ट का कलर है वो हल्का सा ब्लर हो रहा है, तो थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, आधे घंटे में क्लास समाप्त कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। फूडलूस उद्योगों के लिए स्थानीय कारक फूडलूस उद्योगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, यही सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां पर इनपुट लागत को कम किया जा सकता है। इनपुट लागत को कम किया करने का मतलब क्या हुआ कि कोई हम मान लो आईटी इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं, तो जहां पर जो लागत है, कॉस्ट कम आ सकती है। जैसे मान लो दिल्ली की कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो दिल्ली की कोई कंपनी है, वो उसका मार्केट पूरा मान लो दिल्ली में है। ठीक है, उसका मार्केट पूरा दिल्ली में है, वहां चीजें बेचती है, दिल्ली की कोई आईटी कंपनी है, लेकिन वो अपना ऑफिस कहाँ खोल रही है, अपना उद्योग कारखाना कहाँ खोल रही है, वो कारखाना खोल रही है बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ कारखाना खोल रही है, बेंगलोर में। बेंगलोर में क्यों खोल रही है, क्योंकि बेंगलोर सिलिकॉन सिटी है। तो यहां पर क्या है, यहां पर उसकी इनपुट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। राइट, इसकी इनपुट कॉस्ट यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इनपुट कॉस्ट कम, क्योंकि वहां पर एग्लोमरेशन का प्रभाव है, औद्योगिक संकुल का प्रभाव है, एक ही प्रकार का उद्योग है, पूरा आईटी उद्योग है। तो वहां पे जो अन्य कारक इनपुट एक प्रकार का नहीं होता है, मतलब कच्चा माल मान लो आईटी है तो कच्चा माल सर्विसेज सारी एक प्रकार की नहीं होती है। वहाँ पे इंजीनियर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे सारे आईटी सेक्टर्स के जो स्किल्ड जो श्रमिक है वो मिल जाएंगे। ठीक है, आईटी के सारी जो है चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी, तो एक वो संकुलन का प्रभाव हो जाता है। तो संकुलन का प्रभाव भी होता है, प्लस इनपुट कॉस्ट वहाँ पे कम आएगी। तो दिल्ली बेस्ट कंपनी होते हुए भी वो अपना ऑफिस कहाँ खोल रही है या उद्योग कहाँ खोल रही है, बेंगलोर में खोल रही है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इनपुट लागत को इसमें कम किया जा सकता है और आउटपुट प्राप्ति को अधिकतम किया जा सकता है। अब क्या है, आउटपुट प्राप्ति को अधिकतम कैसे करेंगे, उन्होंने अपना मार्केट जो है, सेल्स टीम जो है पूरी कहाँ बिठा रखी, दिल्ली में बिठा रखी है, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, उद्योग कहाँ है, बेंगलुरु में है, मार्केटिंग कहाँ चल रही है, दिल्ली में चल रही है। तो मार्केटिंग दिल्ली में चल रही है, इसका मतलब क्या है, आउटपुट मैक्सिमम है। ठीक है, आउटपुट इन्होंने क्या कर लिया, अपना अधिकतम कर लिया है। फूडलूस उद्योग के कुछ प्रमुख उदाहरण, घड़ी बनाना, हीरा काटना। ठीक है, घड़ी बनाएंगे तो घड़ी का उद्योग हम कहीं पर भी खोल सकते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड वगैरह जैसे ये बड़े घड़ी निर्माता केंद्र हैं, घड़ी बना सकते हैं। हीरा काटने का है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, इस टाइप के जो आईटी के अधिकतर कंप्यूटर चिप बनाना और इस टाइप के जो उद्योग होते हैं, ठीक है, ये सारे
फुटलूज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल माने जाते हैं। इसके साथ में भी खूब सारे हो सकते हैं, जैसे आपके किताब में भी दे रखे दो, मोटर वाहन निर्माण, ठीक है, मोटर वाहन निर्माण भी जो है स्थानीयकरण के कारकों का प्रभाव होता है, लेकिन आते वो फुटलूज इंडस्ट्री में ही आते हैं। ऐसे ही जलपोत निर्माण, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जलपोत निर्माण उद्योग, ठीक है। जलपोत निर्माण के लिए क्या चाहिए, बंदरगाह चाहिए, लेकिन स्थानीयकरण के कार्य के लिए जल प्रमुख कारक है, लेकिन बंदरगाह चाहिए, इतना लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन होती है, तो कहीं पर भी जो है जलपोत निर्माण उद्योग स्थापित किया जा सकता है। तो ये भी फुटलूज में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि इसके ऊपर डिबेट भी होता है, वाद विवाद भी होता है कि जलपोत निर्माण किस प्रकार फुटलूज में शामिल कर सकते हो। इसको तो केवल आप स्थान विशेष की दशाओं में भी, जहाँ पर जल होना चाहिए, गहरा डीप वाला जो है बंदरगाह होना चाहिए जिसकी गहराई बहुत अधिक हो, तो ये सारी परिस्थितियाँ वहाँ पर बननी चाहिए। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, लास्ट में जलपोत निर्माण को इसमें फुटलूज में ही शामिल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मोटर वाहन निर्माण उद्योग है, उसको भी इसमें शामिल करते हैं। सर वैकेंट पीरियड में क्लास देखने का मौका मिला है। अच्छा, अभी स्कूल में हो, चलिए अच्छी बात है, अच्छा है स्कूल का माहौल, मौसम अच्छा होगा, बादल छाए हुए हैं, बरसात होने वाली है, इधर क्लास चल रही है, ठीक है। जलपोत निर्माण को भी इसमें शामिल करते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री क्या है, देखो सिंपल है, नीड हाईली, सबसे महत्वपूर्ण, ये विशेषताओं से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सिंपल भी है। हल्का सा हमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है जब चार चीजें हमें एक साथ दे देते हैं कि चार में से हमें कोई तीन चीजें तय करनी है कि ये तीन चीजें इसकी विशेषता होगी या नहीं होगी, या तो कोई दो विशेषताएं इसकी होगी या नहीं होगी। तो यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, नीड हाईली स्किल्ड वर्कर्स, मतलब उच्च कौशल युक्त यहाँ पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अर्धकुशल जनरली चल जाते हैं फिर भी, लेकिन अकुशल श्रमिक यहाँ पर नहीं होते हैं। इस हाईली स्किल्ड वर्कर यहाँ पर नीडेड होते हैं, आवश्यक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है क्लोज टू सिमिलर इंडस्ट्रीज टू स्वैप आइडियाज एंड बी सप्लायर्स, मतलब जो आसपास की इंडस्ट्री होती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्लोज टू सिमिलर इंडस्ट्री टू स्वैप आइडियाज एंड सप्लायर्स, अभी मैंने कहा कि बेंगलोर में हम क्यों स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इसके सिमिलर, उसके समान बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। तो उसके बीच में क्या है, आदान प्रदान होता है, चाहे आइडियाज का हो, चाहे संसाधनों का हो, चाहे स्किल्ड लेबर का हो, तो उसकी वजह से इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार सिमिलर इंडस्ट्री जो है पास पास में होनी चाहिए, ताकि जो है ये विकसित हो सके आसपास में। गोपाल भी स्कूल में ही है, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं डू नॉट कोज पॉल्यूशन, मतलब ये जो है पॉल्यूशन के कारण नहीं बनते हैं। जो फुटलूज इंडस्ट्री होती है अधिकांश 99% पॉल्यूशन नहीं करती है, पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री होती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं लोकेट वेयर द ट्रांसपोर्ट लिंक्स आर गुड, मतलब जहां पर परिवहन जाल अच्छा होता है, जहां का परिवहन जाल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होता है, वहां पर फुटलूज इंडस्ट्री सर्वाधिक डेवलप होती है, सर्वाधिक विकसित होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, इसकी विशेषता है, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट जो लिंक है या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो अच्छा होना चाहिए फुटलूज इंडस्ट्री के लिए। इन क्लीन एनवायरनमेंट, मौसम या पर्यावरण साफ सुथरा स्वच्छ होता है, तो वहां पर ये आवश्यक रूप से स्थापित होती है फुटलूज इंडस्ट्री। यूज स्मॉल लाइट्स एंड कंपोनेंट्स, स्मॉल लाइट कंपोनेंट्स, फुटलूज इंडस्ट्री में क्या होता है कि पार्ट्स जो है ना, पार्ट्स के ऊपर बहुत अधिक काम होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, जैसे अभी हमने जलपोत निर्माण की बात की, तो जलपोत निर्माण उद्योग है तो उसमें केवल जो है लकड़ी से काम नहीं चलता कि लकड़ी लाए और पूरा जलयान बना दिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें कई सारे मतलब हम कहें ना वो अनुषंगी उद्योग होते हैं, ठीक है, जहां से छोटे छोटे प्रोडक्ट पार्ट्स के रूप में आते हैं, कंपोनेंट्स के रूप में आते हैं और फिर उसको क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऐसे ही मोटर वाहन में है, ठीक है, ऐसे जैसे मोटर वाहन उद्योग है, तो मोटर वाहन उद्योग में क्या होता है, टायर कोई और बना रहा है, बॉडी कोई और बना रहा है, ठीक है, सीट कवर कोई और बना रहा है, लाइट कोई और बना रहा है, अंदर का जो इंजन है वो कोई और बना रहा है, फिर लाके सारा क्या कर दिया जाता है, कंपाइल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो पार्ट्स वाले कंपोनेंट्स वाले जो उद्योग होते हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स, लघु उस टाइप के कंपोनेंट्स वाले उद्योग इसमें ज्यादा होते हैं फुटलूज इंडस्ट्री में, ठीक है। तो जैसे मान लो अनु मेहरा भी स्कूल में है, स्कूल के मेरे साथियों को नमस्कार, ठीक है, स्कूल के साथी काफ़ी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि
आप जो है हमारे साथी बनेंगे अगले साल इस संकल्प को पूरा करके। क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो हमारे वहाँ पे जयपुर में काउंसलिंग करवाई गई थी, तो काउंसलिंग में हाथ खड़े करवाए गए थे कि स्कूल एजुकेशन से कितने हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे जैसे लोग जो डायरेक्ट आए थे, शायद 10-12 लोग थे 100 में से, 100 सीटें थी उस समय, ऑलमोस्ट 90 के आसपास सब ने हाथ खड़ा किया कि सर हम सब फर्स्ट ग्रेड हैं, स्कूल से हैं, कोई सेकंड ग्रेड थे, अधिकांश थे फर्स्ट ग्रेड थे। तो आपका ही सिलेक्शन होता है फर्स्ट ग्रेड वालों का, मतलब फर्स्ट ग्रेड का, क्योंकि उनका थोड़ा बेस बना होता है। ठीक है, बाकी ऐसे नहीं है कि बाकी का सिलेक्शन नहीं होता है, कहीं बाकी वाले कि सर हमें डीमोटिवेट करो, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा संख्या वो होती है क्योंकि वो एक चरण पार कर चुके होते हैं, तो वो नेक्स्ट चरण की तैयारी करते हैं, तो जो थोड़ी सी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मोटर वाहन उद्योग, इस टाइप के जो भी उद्योग होते हैं उनमें अनुषंगी उद्योग या जो अनुषंगी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इसमें क्या होती है, इसमें निर्मित होती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे मान लो जलपोत निर्माण उद्योग है तो वो अपने आप में फुटलूज है, तो उसके साथ में जो कंपोनेंट निर्माण हो रहा है वो भी सारे फुटलूज इंडस्ट्री में आते हैं। फाइनल प्रोडक्ट स्मॉल एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट स्मॉल एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको परिवहन करना आसान होता है, इजी होता है, छोटे प्रोडक्ट बनते हैं, सिंपल है। पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी दैट फाउंड एनीवेयर, ठीक है, ऊर्जा संसाधन की जो है इसमें आवश्यकता होती है, जल विद्युत की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है सब जगह पाई जाती है। तो इसलिए फुटलूज इंडस्ट्री को कोई विशेष जगह के लिए आवश्यकता नहीं है कि वहीं पर बिजली मिलेगी और वहीं पर हमें, जैसे मान लो एल्यूमिनियम उद्योग है, उसके लिए विद्युत की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो एल्यूमिनियम उद्योग में विद्युत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए जहाँ पर बिजली घर केंद्र बने हुए वहाँ पर होगा। फुटलूज इंडस्ट्री के लिए जो नॉर्मल हमारी कॉमर्शियल लाइट होती है या डोमेस्टिक लाइट होती है उसकी इससे काम चल जाता है इसमें। ठीक है, तो विशेष बड़े कोई मेगा पावर की जो है ज़रूरत नहीं होती है। ये कुछ कॉमन विशेषताएं थी, ये आगे हिंदी में दे रखा है, सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, छोटे प्रकाश घटकों का प्रयोग, प्रकाश घटक मतलब उसका इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें इसमें चेंज हो गई है। चलिए, अब इसकी फुटलूज उद्योगों की महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं। अभी जो देख के आए हैं थोड़ा थोड़ा उसी को डिस्क्राइब करके देखना है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले स्थान, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोकेशन, फुटलूज उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं। ये उद्योग घटक भागों से प्रभावित होते हैं, ये सभी स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, उद्योग घटक भाग से प्रभावित होते हैं। उद्योग घटक भाग का मतलब वही है, मैंने अभी कहा ना, जैसे जलपोत है, ठीक है, या फिर जो है मोटर वाहन है, जलपोत है या फिर मोटर वाहन है, तो इन दोनों जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इन दोनों इंडस्ट्री के जो अनुषंगी उद्योग होंगे, ठीक है, इनके जो एंसियलरी उद्योग होंगे, अनुषंगी उद्योग होंगे, ये अनुषंगी के मतलब है इससे जो जुड़े हुए उद्योग होते हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, तो घटक के रूप में ये कार्य करते हैं। इन दोनों का क्या है, घटक के रूप में ये उद्योग कार्य करते हैं, फुटलूज इंडस्ट्री। राइट, सिंपल है। अगला है कम श्रम शक्ति। ये उद्योग अपने उत्पादों का उत्पादन कम संख्या में करते हैं, इन्हें बड़ी श्रम शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। श्रम शक्ति का मतलब है बहुत ज़्यादा लेबर्स वाली, बहुत ज़्यादा वर्कर वाली इंडस्ट्री नहीं होती है कि केवल बहुत ज़्यादा वर्कर आएंगे तो ही काम चलेगा। कुछ स्मॉल जो स्केल में लेबर्स की आवश्यकता होती है, वही वर्कर जो है क्या होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, देखो ये सारी जो विशेषता ये बहुत कॉमन है। ठीक है, जब ये कथन कारण में एक साथ देते हैं तब थोड़ी सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है, तो उसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सर हम तो थर्ड ग्रेड से ही हैं, हमारा तो बेस क्लियर नहीं है। रोहित, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ से क्या है, कथन कारण से क्वेश्चन देते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों में क्या विशेषताएं हो सकती है। पर्यावरण अनुकूल होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए पर्यावरण अनुकूल होते हैं। ये पर्यावरण अनुकूल होता है क्योंकि इन उद्योगों में शामिल प्रक्रिया में नगण्य फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, इनका जीरो होता है, जीरो या थोड़ा सा प्लस मान लीजिए, नगण्य होता है। कार्बन फुट मतलब जो कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा नहीं होता है। ये उद्योग कम या बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, या तो बहुत कम करते हैं या बिल्कुल नहीं फैलाते हैं। वर्तमान में एक चीज़ इनसे निकल कर आ रही है, वो जो आ रही है वो समस्या वो ये है कि जो आईटी का कबाड़ है, ठीक है, आईटी कबाड़ कहें या इलेक्ट्रॉनिक का कबाड़ कहें, ये थोड़ी सी समस्या बन रही है पर्यावरण के लिए। इनसे क्या हो रहा है, इनसे रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, रेडियोधर्मी पॉल्यूशन
ठीक है, ये प्रदूषण थोड़ा सा उत्पन्न हो रहा है इनसे, क्योंकि आईटी के कबाड़ को वापस उसका मैनेजमेंट करना, उसको रिसाइकिल करना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। इसलिए क्योंकि आईटी की इतनी सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी चीज़ें अभी थोड़ी सी हम कहें कि पॉल्यूशन के रूप में दिक्कत कर रही है। हालांकि अपने अगर वो कॉम्बिनेशन में कथन कारण में आए तो हमें यही बोलना है कि इनका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो नगण्य होता है और ये बिल्कुल भी क्या नहीं करते हैं, पॉल्यूशन नहीं करते हैं। कम परिवहन लागत होती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें क्या आती है, कम आती है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आती है। उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन बहुत ही अधिक है और वे आकार में छोटे हैं, इसलिए परिवहन लागत कुल लागत को केवल एवं छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन बहुत अधिक है और वे आकार में छोटे हैं, इसलिए परिवहन लागत उनकी कुल लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। मान लो टोटल कॉस्ट जो है 100 रुपये आ रही है एक प्रोडक्ट को बनाने में, तो वहाँ पे 2 से 4 रुपये मान लो केवल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी, इससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती है। तो प्रोडक्ट छोटे होते हैं, स्मॉल स्केल होते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। छोटे पौधे का आकार, यहाँ पे क्या है, इन उद्योगों को भारी और छोटे उद्योगों की तुलना में छोटे पौधे के आकार की आवश्यकता होती है। देखो छोटे पौधे का मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ है। कमल कुमार, एनर्जी जो है अपनी शक्तियों से, अपने लक्ष्य से मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है अगर एनर्जी मिल रही है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, एक मिलकर मिशन पर चले हैं तो अच्छा करेंगे कुछ। चलिए, तो यहाँ पे सिंपल है, छोटे पौधे का मतलब ये क्या है, स्मॉल स्केल है। ठीक है, स्मॉल स्केल है, स्मॉल स्केल के आधार पर जो है इसका क्या होता है, आकार होता है। तो ये छोटा पौधे का मतलब वही है। इन उद्योगों को भारी और छोटे उद्योगों की तुलना में छोटे स्केल के आधार पर छोटे स्केल की आवश्यकता होती है, छोटे आकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये स्मॉल ट्री इंडस्ट्री इनको कहा जाता है, स्मॉल लेवल का जो इंडस्ट्री होती है उस आधार पर ये कहा जाता है। ठीक है, स्मॉल स्केल होते हैं। कच्चे माल पर कम निर्भरता होती है, कच्चा माल विशेष इनके ऊपर काम नहीं आता है। ठीक है, और रॉ मटेरियल ऐसा काम आता है जो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा रॉ मटेरियल नहीं होता है कि जो नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, इस प्रकार की इसमें इंडस्ट्री नहीं होती है। तो कच्चे माल पर इनमें कम निर्भरता होती है, विशिष्ट कच्चे माल पर कम निर्भर होते हैं, विशेषकर वजन कम करने वाले इंडस्ट्री। ठीक है, विशेषकर वजन कम करने वाले इंडस्ट्री ये नहीं होते हैं। अधिकांश कच्चे माल छोटे और हल्के होते हैं, आसानी से इन्हें ले जाया जा सकता है। मतलब इनमें ऐसा नहीं होता है कि वजन बहुत ज़्यादा ह्रास हो जाएगा और वजन या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो कच्चे माल पर इनकी कम निर्भरता होती है, वजन ह्रास या वजन प्लस माइनस में वजन में ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य 5-6 विशेषताएं थी फूडलूज इंडस्ट्री की। अब जो है फूडलूज इंडस्ट्री को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, फूडलूज उद्योगों की स्थिति के जिम्मेदार कारक, कि इनकी स्थिति के लिए कौन से जिम्मेदार कारक होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। सिंपल कॉमन चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, स्मॉल प्लांट, हाँ स्मॉल प्लांट होगा बिल्कुल वो। ठीक है, प्लांट को पौधा लिखा है इन्होंने। छोटे आकार के उद्योग होते हैं, स्मॉल स्केल प्लांट होते हैं, ये हम कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी सबसे जरूरी क्या है, परिवहन तंत्र, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। विकसित ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, डेवलप्ड यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए। कुशल श्रमिकों और उच्च मूल्य वाले आउटपुट की त्वरित आवाजाही के लिए सुविधाजनक सड़कों, रेलवे, दूरसंचार, ठीक है, वायुमार्ग आदि की अच्छी कनेक्टिविटी वाले स्थानों को तो यहाँ पे क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। सस्ती जमीन होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे क्या है, लैंड सस्ती होगी तो वो इंडस्ट्री क्या है, जल्दी ग्रो करेगी। सस्ती मतलब शहरों के किनारे पर स्थित है, क्योंकि ज़मीन अक्सर केंद्र की तुलना में सस्ती होती है। तो अधिकतर ऐसी इंडस्ट्री जो है शहर की बाहर के किनारे वालों में, हम रूरल अर्बन फ्रिंज कह सकते हैं, या आउटर जो सिटी होती है उसमें स्थापित की जाती है। बाहर का परिवेश उपनगरों में, जैसे उपनगर, अनुषंगी नगर, उनमें ये स्थापित होते हैं। उपनगरों में श्रमिकों तक आसान पहुँच और एक आदर्श स्थान प्रदान करती है। जैसे अगर हम कहें उपयुक्त स्थिति के रूप में, तो दिल्ली है, तो दिल्ली के आंतरिक भाग में आपको पता होगा कि इस प्रकार की फूडलूज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कहाँ डेवलपमेंट हुआ है, सर्वाधिक दिल्ली के आसपास, नोएडा पूरा हब है फूडलूज इंडस्ट्री का। ठीक है, भारत का अगर हम कहें दिल्ली का आसपास में सबसे बड़ा हब है नोएडा। ठीक है, फूडलूज इंडस्ट्री में। उसके बाद में गुड़गांव, ठीक है, यहाँ पर भी फूडलूज इंडस्ट्री। इसके बाद में हम कहें फरीदाबाद,
पूरा हब है फूड लूज इंडस्ट्री का। इसके बाद में अगर हम कहें ये क्या नाम है, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, एक इधर वाला और वो कौन सा है जहाँ पे कुमार विश्वास रहता है, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वे पर नाम है, वे पर एग्जैक्ट नाम ये नहीं आ रहा, मतलब जो यूपी का एरिया है, ठीक है, यूपी का है। तो ये सारे जो है दिल्ली के आसपास वाले सिटी है वो सारे क्या बन गए, फूड लूज इंडस्ट्री बन गए, सारे उपनगर हैं दिल्ली के, ठीक है। यहाँ पर फूड लूज इंडस्ट्री का क्या है, सर्वाधिक विकास हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े तो इन एरिया में क्या है, सस्ती जमीन होती है। दिल्ली के अंदर महंगी जमीन होगी तो बाहर वाले एरिया में थोड़ी सस्ती जमीन होगी, इसलिए यहाँ पर फूड लूज इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री का विकास हुआ है। नेक्स्ट है एक्सेस होनी चाहिए, मतलब पहुंच होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। जितनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी होगी उतना ही अच्छा वहाँ पर क्या होगा, फूड लूज इंडस्ट्री का विकास होगा। तो पहुंच अच्छी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। उनके स्थान का महत्वपूर्ण कारक परिवहन नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क द्वारा पहुंच अच्छी हो, जिससे श्रमिकों को आवाजाही में कोई परेशानी नहीं हो। और एनसीआर में जैसे एनसीआर में जैसे हम बात करें कि दिल्ली, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सारे आपस में किससे, मेट्रो के जाल से जुड़े हुए हैं। सारे आपस में क्या है, इनका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत मजबूत है, ठीक है। बहुत अधिक दूरी में, बहुत अधिक भीड़ भाड़ में भी मेट्रो ने यहाँ पर बहुत अधिक इसके डेवलपमेंट के लिए क्या है, सहयोग किया है। तो एनसीआर में मेट्रो, रेलवे, सड़क के व्यापक नेटवर्क ने गुरुग्राम, देखो नाम भी आ गया है, गुड़गांव और नोएडा में सेवा उद्योग, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री को यहाँ पे डेवलप होने में क्या किया है, मदद किया है, ठीक है। गुरुग्राम और ये दोनों आगे नोएडा, ठीक है, जो सर्वाधिक फूड लूज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल माने जाते हैं। उसके बाद में है समान उद्योगों की करीबता। करीबता का मतलब है निकटता। समान उद्योगों का मतलब है जो सिमिलर इंडस्ट्री है उनकी जो है निकटता होती है, इसलिए क्योंकि आपस में एक दूसरे से इंडस्ट्री इंटरलिंक होते हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट के माध्यम से, किसी ना किसी अनुषंगी उत्पाद के माध्यम से, किसी न किसी लेबर्स के माध्यम से, किसी ना किसी सर्विसेज के माध्यम से। जैसे मान लो अपनी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो अपनी यूनिवर्सिटी का जो ऐप है वो किसने बनाया है, अपेक्स कंपनी ने बनाया है, ठीक है। अब अपेक्स कंपनी क्या है, ये डेवलपर कंपनी है, ये ऐप का क्लाउड स्टोरेज वगैरह सारा टेक्निकल मैनेजमेंट देखती है, ठीक है। उसके बाद में जो है इन्होंने जो सर्वर ले रखा है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित, ये कंपनी कहाँ पर है, नोएडा में स्थित है। इन्होंने जो ऐप का क्लाउड स्टोरेज का जो सर्वर ले रखा है वो सर्वर कोई AMD कंपनी है उनका ले रखा है। तो अपने जो वीडियोस होते हैं, क्योंकि अपने पास इतना संसाधन नहीं है, अपने पास इतनी करोड़ों की कंपनी नहीं है कि हम खुद जो है अपेक्स कंपनी की तरह इन हाउस टीम बिठा दें, टेक्निकल टीम पूरी 10-12 लोगों की, वो पूरा ऐप को देखते रहें और फिर जो है सर्वर का हम जो है वो प्लेटफॉर्म भी खरीद लें कि जहाँ पर हमारे सारे क्लाउड स्टोरेज में वीडियोस वगैरह पड़े रहेंगे। तो ये सारी सुविधाएं नहीं होती है, तो इन्होंने इनसे सुविधा ले रखी, AMD ऐसे कुछ करके कंपनी का नाम है। तो हमारे वीडियो सारे इसके पास सेव होते हैं, तो ये सर्वर देता है, ठीक है, ये सर्वर देता है, क्लाउड स्टोरेज का सुविधा देता है। ये मतलब इस प्रकार की सारी ये आपस में इंडस्ट्री क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। अपनी भी मान लो ये क्या है, एडटेक कंपनी है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड टेक्निकल जो है एडटेक हम कह सकते हैं, एडटेक नहीं, एजुटेक कह सकते हैं। तो ये भी हम किससे जुड़े हुए हैं, अपनी यूनिवर्सिटी किससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है, AU इससे जुड़ी है। तो इस प्रकार आपस में क्या है, इंटरलिंक होते हैं किसी ना किसी रूप से। तो जितने सिमिलर इंडस्ट्री पास में होगी उतना ही आदान प्रदान होगा, ठीक है। विचारों, ज्ञान के आदान प्रदान की सुविधा के लिए वे समान उद्योगों के करीब भी स्थित होते हैं, ठीक है, उसकी निकटता जरूरी है। नेक्स्ट है कच्चा माल स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे IT है, कंप्यूटिंग है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कच्चे माल से बंधे नहीं होते हैं और अपना स्थान स्वयं चुन सकते हैं, चाहे बेंगलुरु हो, ठीक है, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो। हैदराबाद में एक सिटी है साइबराबाद, साइबर सिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हैदराबाद में एक सिटी है जिसको साइबराबाद बोलते हैं, साइबर से, तो साइबराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद और ये दोनों, बेंगलुरु, दोनों जो है IT सिटी के रूप में उभर रहे हैं। बेंगलुरु तो पहले से ही है सिलिकॉन सिटी, वर्तमान में हैदराबाद भी बहुत ज़्यादा साइबर सिटी के रूप में फेमस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेगा साइबर शहर इसका सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक है। जो बेंगलुरु, हैदराबाद, यहाँ पर कोई भी ऐसा कच्चा माल नहीं है कि जो स्थानीयकरण से इससे जुड़े हुए हैं, कच्चे माल के लिए कि स्थानीयकरण से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों शहर डेवलप होने धीरे धीरे, जयपुर भी IT का हब बन रहा है, ठीक है, जयपुर शहर भी IT का हब बनने जा रहा है। सरकार बहुत बड़े प्रयास भी कर रही है इस पर। अनुसंधान केंद्रों के नज़दीक,
ठीक है, ये अनुसंधान केंद्रों के क्या होती है, नजदीक स्थित होती है। हाईटेक उद्योगों को विश्वविद्यालय जैसे अनुसंधान केंद्रों के नजदीक स्थित होना पड़ता है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेक्टर होते हैं, ठीक है, जहां पर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सर्वाधिक काम होता है। ठीक है, जैसे मान लो IISc कहाँ है, आप सबको पता होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारत का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट कहाँ है, बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु में है। टॉप IITs कहाँ है, मुंबई, ठीक है, मद्रास, ठीक है, बेंगलुरु, ये सारे कुछ जो है IISc जैसे बेंगलुरु में है। तो ये सारे टॉप इंस्टीट्यूट है जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। तो वहाँ पर इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने की संभावनाएं अधिक होती है। विश्वविद्यालयों जैसे अनुसंधान केंद्रों के नजदीक स्थित होना, हाईटेक उद्योग में विकास इतनी तेजी से होता है कि कंपनियों को जीवित रहने के लिए अद्यतन रहना, मतलब बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना आवश्यक होता है। अगर अपडेटेड नहीं है, अद्यतन नहीं है, तो वो क्या है, मार्केट से बाहर हो जाती है। जैसे धीरे धीरे सैमसंग मार्केट से बाहर हो रही है, जैसे धीरे धीरे नोकिया पूरी मार्केट से बाहर हो गई। उन्होंने अब अपने साथ क्या किया, नहीं किया, वो अपडेटेड नहीं रहे। तो उदाहरण के लिए भारत में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है, इंडिया में जो सॉफ्टवेयर जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी पार्क है, ये सारे क्या है, इसमें विकसित हो रहे हैं। ये उद्योग उन क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें भारी और छोटे उद्योग जैसे बंदरगाह की सुविधाएं, जहां पर क्या कर किया जा सकता है, कुछ ऐसे IT वाले तत्वों को निर्यात किया जा सकता है। कच्चे माल की उपलब्धता आदि के संबंध में स्थानीय लाभ का उनका अभाव है। ठीक है, ये उद्योग उन क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें भारी और छोटे उद्योग, भारी और छोटी उद्योगों मतलब बंदरगाह, कच्चे माल की उपलब्धता आदि के संबंध में वहां पर अभाव है। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जहां पर छोटे और भारी उद्योग स्थापित नहीं हो सकते, वहां फुटलूज इंडस्ट्री स्थापित हो सकती है। तो इसको क्या है, बेनिफिट मिल जाता है। जैसे बेंगलुरु है तो बंदरगाह नहीं है पास में, लेकिन मुंबई और कोची ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो वहाँ से निर्यात भी किया जा सकता है। ज़्यादा इसमें क्या होती है, सर्विसेज का बहुत अधिक मामला रहता है। ठीक है, सर्विसेज जो सर्विस सेक्टर है उसका इसमें अधिक मामला रहता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फुटलूज उद्योग का अच्छा विकास उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसर और विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर सकता है। ठीक है, फुटलूज उद्योग का विकास, अच्छा विकास, उच्च मूल्य वाले रोजगार, ठीक है, हाई स्किल्ड को वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार IIT में करोड़ों के पैकेज मिलते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो हाईली स्किल्ड है। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन भी बहुत अधिक रहता है, तो इससे इसका बेनिफिट मिल जाता है। कॉमन चीज है। अब है कि भारत के लिए इस उद्योग का क्या महत्व है, भारत में वर्तमान में क्या सिनेरियो है इस उद्योग का लेकर, या भारत की क्या अपेक्षाएं हैं, भारत में आने वाली चीजें क्या हो सकती है, इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, उसके ऊपर हम बात करके इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। सिंपल है, क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान। ठीक है, यहाँ पर रोज आपने इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में अपना रीजनल इम्बैलेंस एक करके टॉपिक है, क्षेत्रीय असमानताएं, रीजनल इम्बैलेंसेस। तो जहां पर कच्चा माल नहीं है, जहां पर बंदरगाह नहीं है, जहां पर छोटे और बड़े उद्योग नहीं खुल सकते हैं, वहां पर हम फुटलूज इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर क्या किया जा सकता है, कंपनसेट या क्षतिपूर्ति की जा सकती है। राइट, ऐसे उद्योग क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, एक सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनके विकास को कर छूट, उनके विकास के लिए सरकार क्या देती है, टैक्स की छूट देती है। जैसे आपने सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरकार क्या करती है, IT पार्क स्थापित करती है, बहुत सारी छूटें देती है, बहुत सारे जो है सरकार कार्यक्रम यहाँ पर करती है। भौतिक अवसंरचना का विकास, कर टैक्स में छूट, यहाँ पे फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, भूमि का जो अधिग्रहण करना है, कानून व्यवस्था की स्थिति, ये सारे जो कारक है जैसे उपयुक्त नीतिगत एवं शासकीय उपायों से प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, तो सरकार इन सारे चीजों में चेंज करके, इनमें छूट प्रदान करके या इनको प्रभावी करके सरकार क्या कर सकती है, फुटलूज इंडस्ट्री को आकर्षित कर सकती है। ठीक है, दक्षिणी राज्यों ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को विकसित करने हेतु ऐसे ही नीतिगत उपायों का प्रयोग किया है। बेंगलुरु हो चाहे हैदराबाद हो, ठीक है, जो साउथ के चाहे केरल हो, इन सारे स्टेट ने IT में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। क्यों किया, क्योंकि इन्होंने ये सारी तरीके की छूटें दी है, कुछ रियायतें दी है, इस सिस्टम को मतलब IT के अनुकूल माहौल बनाया है। ठीक है, इसलिए वहां पर सर्वाधिक विकास हुआ है। विकसित करने हेतु ऐसे ही नीतिगत उपायों का प्रयोग किया है, जबकि उत्तरी और पूर्वी राज्य इसका लाभ उठाने में अभी बाकी है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फुटलूज इंडस्ट्री जो है साउथ वाले दक्षिणी राज्यों में अधिक विकास हुआ है, उत्तरी राज्य और उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसका डेवलपमेंट क्या हुआ है, कम हुआ है। उसका कारण क्या है कि सरकारों ने उस अनुकूल माहौल नहीं बनाया।
ठीक है, उस अनुकूल लोगों को जो है आकर्षित नहीं किया, उद्योगों को आकर्षित नहीं किया है, राइट। नेक्स्ट है रोजगार सृजन की क्षमता। क्या है? रोजगार सृजन की क्षमता है इस उद्योग में। तो भारत में सबसे पहले तो वो क्या कर सकता है, क्षेत्रीय असमानता को दूर कर सकता है, भारत में रोजगार का बड़ा एक क्षेत्र बन सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर क्या है, भारी उद्योग पूंजी गहन होते हैं। जो हैवी इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल पूंजी लगानी पड़ती है, लेकिन फुटलूज उद्योग सामान्यतः श्रम गहन होते हैं। फुटलूज इंडस्ट्री जो होती है जिसमें स्किल्ड पूंजी की अपेक्षा स्किल्ड लेबर की अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आने वाले समय में ये बड़ा रोजगार का एक सेक्टर बन सकता है भारत के लिए। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है। इनमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं विकेंद्रीकरण के साथ, क्योंकि ये सेंट्रलाइज नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, बहुत एक कॉमन वर्ड आ सकता है कि फुटलूज उद्योग, ठीक है, या विचलन उद्योग, स्वच्छंद उद्योग केंद्रीकृत होता है। तो केंद्रीकृत नहीं होता, ध्यान रखिएगा। फुटलूज उद्योग विकेंद्रीकृत होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होता है, वो डिसेंट्रलाइज होता है। तो क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है तो अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग क्या है, रोजगार की संभावनाएं विकसित कर सकता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण के साथ वस्त्र उद्योग व्यावहारिक रूप से फुटलूज उद्योग बन गया है, जिसमें विशाल श्रम बल की आवश्यकता होती है, समावेशित करने की क्षमता विद्यमान है। तो आने वाले समय में बेरोजगारी को दूर करने में ये योगदान दे सकता है। कुशल जनसंख्या के विकास को प्रोत्साहन दे सकता है। जो हम ये कहें कि आने वाले भारत में आने वाले समय में फुटलूज इंडस्ट्री की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। भारत से जो स्किल्ड लेबर है वो बाहर की तरफ विचलन कर रही है, मतलब भारत छोड़ के बाहर की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। तो अगर भारत में ऐसी संभावनाएं हैं तो यहीं पर ही जो है स्किल्ड लेबर को क्या कर सकती है, ये संतुष्ट कर सकती है, उनको सेटिस्फेक्शन करके उनको यहीं रोक सकती है। तो हमारा जो यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन आपने एक शब्दावली सुनी होगी, ब्रेन ड्रेन बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है जो हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ठीक है, जो सारे स्किल्ड लेबर है वो सारी कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, ठीक है, बाहर जा रही है। इसलिए यहाँ पर क्या है, हम इनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं ले पा रहे हैं। हमारे आईआईटी के अच्छे, हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट के अच्छे, हमारे अच्छे मैनेजमेंट स्टूडेंट, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उन सब के जो अच्छे स्टूडेंट है वो सब बाहर की तरफ विदेशों में जाकर सर्विस कर रहे हैं। तो अगर इसका विकास किया जाए भारत में तो ब्रेन ड्रेन क्या है, रुक सकता है, ठीक है। तो कुशल जनसंख्या को सेवित कर सकते हैं। फुटलूज उद्योग को गुणवत्तापूर्ण और उत्पादक बनाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह किसी क्षेत्र विशेष में कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों आदि के विकास को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए कानपुर में प्रस्तावित भारतीय कौशल संस्थान, ठीक है, भारतीय कौशल संस्थान का मतलब इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट, ठीक है, आईआईटी कानपुर तो है ही, ये यहाँ पे इंडियन स्किल्ड इंस्टीट्यूट मतलब कौशल विकास का संस्थान स्थापित किया जा रहा है। संबंध या संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि को प्रोत्साहन, हॉस्पिटैलिटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मनोरंजन गतिविधियां आदि में इसका विकास की संभावनाएं हैं, ठीक है। समग्र अर्थव्यवस्था में समृद्धि कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालयों की स्थापना ने महाराष्ट्र में निकटवर्ती क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया है। तो महाराष्ट्र प्लस जैसे मुंबई हो गया, ठीक है, मुंबई के आसपास का पूरा इलाका, इधर पुणे हो गया, ठीक है, पुणे वगैरह में ये सारे में क्या हो रहा है, फुटलूज इंडस्ट्री का बहुत अधिक डेवलपमेंट विकास हो रहा है, ठीक है। संकुलनों का विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संकुलन का मतलब वही हो गया एग्लोमेरेशन, ठीक है, ये क्या है, एग्लोमेरेशन है। तो एग्लोमेरेशन का इफेक्ट यहां पर पाया जाता है, ठीक है, एग्लोमेरेशन का इफेक्ट यहां पर पाया जाता है। प्राय उपनगरीय भूमि सस्ती होती है। अभी हम बात कर रहे थे नोएडा, गुड़गांव की सारी उपनगर है, उपनगरीय भूमि सस्ती होती है, तो वहां पर संकुलन बनता है, एग्लोमेरेशन बनता है। बेंगलुरु है, बेंगलुरु के आसपास सारे उपनगरों में क्या बन गया है, आईटी सेक्टर विकसित हो गया है। दिल्ली के आसपास सारा आईटी सेक्टर विकसित हो गया है। जोधपुर नहीं, हैदराबाद के आसपास हम देखें साइबराबाद जो अभी साइबर इंडस्ट्री, ये साइबर सिटी का निर्माण हुआ जिसे साइबराबाद कहा जाता है, तो वो भी मेन सिटी से क्या है, बाहर की तरफ है। तो ये सारे जो उपनगर है वो इसका शहर के बाहर की ओर परिवेश, उपनगर में श्रमिकों की सरलता से उपलब्धता, बिजनेस पार्कों की स्थापना, आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। तो इससे शहरों की भीड़भाड़ को कम करने में भी सहायता मिलती है। निर्यात क्षमता, ऐसे उद्योगों में निर्यात की भारी संभावना होती है। गुजरात में हीरा इंडस्ट्री अन्य उद्योगों के कारण ये भारत के सबसे बड़े निर्यातक राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। जैसे सूरत, ठीक है, तो गुजरात में हीरा इंडस्ट्री है, सूरत है, अहमदाबाद है, तो ये सारे बहुत फेमस बन गए। हीरा इंडस्ट्री एक प्रकार की क्या है, पूरी प्योरली फुटलूज इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है।
नेक्स्ट है पर्यावरण के अनुकूल है। चूंकि ऐसी इकाइयां अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी होती है, इसलिए इनकी पर्यावरणीय लागत भी क्या आती है, कम आती है। राइट, महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के अनुकूल भी है। इस प्रकार केंद्र और राज्य के लिए इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। आगे सजेशंस है कि ये महत्वपूर्ण है, अगर सरकारें इस पे काम करें तो भारत में बहुत अधिक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। भारत में फूडलूज इंडस्ट्री के लिए सुनहरा भविष्य है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो यही था फूडलूज इंडस्ट्री के बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सा फूडलूज उद्योग का उदाहरण है? जूट उद्योग नहीं है, चीनी उद्योग नहीं है, चाय उद्योग नहीं है, कंप्यूटर चिप उद्योग क्या है? एक प्रकार का फूडलूज इंडस्ट्री है। तो इसमें साथ में जो है दो चीजें और आपको ध्यान रखना है, मोटर वाहन लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मोटर वाहन और जलपोत निर्माण उद्योग, शिप बिल्डिंग निर्माण उद्योग, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों फूडलूज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है, स्वच्छंद उद्योग के एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। राइट, तो आज जो है एक छोटा सी टॉपिक हमारा और बचा है, वो टॉपिक है